नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे हम अब बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से संकेत की, खबरों वाले शेयर्स की, और इसके अलावा नतीजों पर भी फोकस रहेगा। और इसी के साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट और कमोडिटी मार्केट में कैसा एक्शन है, ये भी हम आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इस बीच सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से, और शुरुआत मिली जुली देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त हरे निशान में करीब 25 अंक ऊपर दिखाई दे रहा है, 21,800 के पास। वहीं जापान के बाजार देखेंगे तो वहां पर वीकनेस है 0.5% की। कोरिया के बाजार भी करीब 0.5% से ज्यादा नीचे हैं। चीन और हांगकांग के बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार देखिए 1.5% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। तो काफी मिले जुले संकेत हैं आज एशियाई बाजारों से। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि अन्य ग्लोबल मार्केट में प्रदर्शन कल कैसा रहा। और ये बताने के लिए हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। एशियाई बाजारों की अगर बात करें तो मिला जुला कारोबार हो रहा है, हालांकि ज्यादातर बाजार कमजोर ही दिख रहे हैं। अमेरिकी बाजार कल शुरुआत तो काफी कमजोर हुई थी, दिन के निचले स्तरों से हल्की रिकवरी दिखी, लेकिन उस रिकवरी के बावजूद डाउ जोन्स 274 अंक गिरकर बंद हुआ और नैस्डैक और S&P 500 जहां 0.25% की गिरावट दिखी, लेकिन तीनों इंडेक्स में अच्छी रिकवरी दिखी लोअर लेवल से। S&P 500 अपने रिकॉर्ड स्तरों से फिसलकर बंद हुआ है। वजह थी संडे को जो इंटरव्यू आया था फेड चेयरमैन का, जिसमें उन्होंने साफ किया था कि वो ब्याज दरें मार्च में नहीं बढ़ने वाली है, और साथ ही अब ब्याज दरों में जो जल्दबाजी वो नहीं करने वाले। जब तक उनको एक सब्सटैंशियल एविडेंस नहीं मिल जाएगा महंगाई उनके टारगेट के आसपास आने का, तब तक वो ब्याज दरों में कटौती नहीं करेंगे। और यही वजह थी, रिएक्शन का दिन था, क्योंकि संडे को इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ था, तो मंडे का दिन बाजार में वो उस तरह के रिएक्शन देखने को मिले थे। हालांकि कुछ नतीजों के दम पर बाजार में कुछ एक्शन भी दिखा, जो तो बाजार वहां के बाजार पूरी तरह से चल रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं उसके आधार पर चल रहे हैं। लेकिन कुछ चिंताएं यही है, एक तो दरों में कटौती में देरी होगी, साथ ही डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें तो वो फिर से मजबूत हो गया, 104 के ऊपर जा चुका है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखे तो लगातार दूसरे दिन तेजी दिखी, 4.25% के ऊपर वो भी जा चुका है। तो ये यहाँ पर तेजी दिख रही है। कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में भी कल करीब आधे से 1% के आसपास की तेजी दिखी थी। खाड़ी देशों में तनाव से वहां पर सपोर्ट मिल रहा है। गोल्ड एक हफ्ते से ज्यादा के निचले स्तर पर है। तो ये मिक्स से क्यूज कह सकते हैं पूजा आज के लिए। देखते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज काफी मिले जुले संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। अब पूरी तरीके से फोकस हम देख रहे हैं कि सेंट्रल बैंकों पर, और उनकी तरफ से जो आउटकम आएगा उस पर अब शिफ्ट हो चुका है। अब एमपीसी की भी बैठक आज से शुरू होने वाली है, देखना होगा वहां क्या फैसला आएगा। और काफी सारे सेंट्रल बैंकों की इस बीच बैठक होने वाली है, और फेड ऑफिशियल्स की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, तो फोकस वहां पर भी शिफ्ट हो रहा है। तो अब पूरी तरह से बाजार जो रिएक्ट कर रहा है वो ब्याज दरों पर कर रहा है, और अब ये माना जा रहा है कि थोड़ा डिले हो सकता है। अभी फेड जल्दबाजी नहीं कर रहा है ब्याज दरों में कटौती करने के लिए। इसके अलावा और भी सारे इस हफ्ते फेड ऑफिशियल्स के बयान आएंगे एक एक करके, उस पर भी हमारी नजर रहेगी और उस पर बाजार की चाल भी आगे तय होगी। लेकिन चलिए, शुरुआती संकेत तो काफी मिले जुले देखने को मिल रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए, और ज्यादातर जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो नेगेटिव साइड पर ही हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि एफआईज और डीआईज ने कल क्या किया, उसके बाद समझेंगे कि आज निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज की तरफ से बिकवाली हुई है कल, और 1188 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज कल करके गए। घरेलू निवेशकों ने हालांकि नेट वहां से खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है करीब 519 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 1308 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में करीब 22,000 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। तो इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं एफआईआईज और डीआईज के भी, वो भी थोड़े कमजोर साइड पर ही हैं। यहाँ पर बिकवाली हो रही है एफआईआईज की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आज के लिए अहम स्तर कौन से होंगे ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि आखिरी कुछ घंटों में बिकवाली काफी हावी हो गई थी, और लाल निशान में निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसको देखते हुए अब आज अहम सपोर्ट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं बाजार के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए।
गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर एक रेंज का काम हुआ, जिस रेंज के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे कि 22,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और 21,800 एक सपोर्ट की तरह। कल फाइनली जाते जाते उस सपोर्ट को डेंट पहुंचा, यानी कि नुकसान हुआ और उसके नीचे हमने क्लोज किया है। ये फर्स्ट डे होगा जब हम उसके नीचे आके फिर से हम ट्रेड करेंगे। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि आज वो बिल्कुल फ्लैट खुलेगा, तो ये चेक करना होगा कि हम 21,800 के कितना नीचे रहते हैं। अगर हम 21,800 के नीचे रहते हैं तो कोई खास बड़ा इशू नहीं है। आपको फिर से एक नया सपोर्ट मिल जाएगा जो कि 21,700 का है, फिर से एक नया सपोर्ट मिल जाएगा जो कि 21,600 का, फिर से एक नया सपोर्ट मिलेगा जो कि 21,500 का है। तो 3 लेयर्स में सपोर्ट है, 3 लेयर में रेजिस्टेंस है, 21,900 का, 22,000 का, 22,200 तक का। तो 3 लेयर्स का रेजिस्टेंस, 3 लेयर का सपोर्ट, ये आप पूरी तरह से चेक करके रखिएगा। मार्केट में बड़ी पोजीशन नहीं लेनी, कल भी हमने आपको बताया था 10-20% ही रखना है माल आपको। एक और चीज आपको नोटिस करवा देते हैं, वो है प्रीमियम्स एकदम से स्पीड से कम हो गए हैं। इसका मतलब थोड़ी इच्छा शक्ति कम हुई है। अभी अपने स्टार्टिंग नोट में आप बता रहे थे कि मार्केट का पूरा शिफ्ट हो गया स्टांस एमपीसी की बैठक पे। ऑलमोस्ट मार्केट का हम भी यही मानते हैं कि जब तक अब एमपीसी का बैठक का कोई ट्रिगर नहीं आएगा तब तक वो बाजार बड़ी रेंज में काम नहीं करेगा। वो छोटी ही रेंज को मेंटेन रखेगा, अपनी रेंज 21,500 लोअर एंड, ऊपर जाके 22,000 उस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स वालों को जो काम करना है इंट्राडे करें, पोजिशनली ट्रेड ना रखें। कल का बेस्ट एग्जांपल है, कल मार्केट ने 22,000 ऑलमोस्ट टच किया और वापस 21,800 को भी ब्रेक किया, तो कॉल और पुट दोनों वालों के पैसे चले गए होंगे। इसलिए राइटिंग आती है करनी तो ठीक है, अगर राइटिंग नहीं आती है करनी तो इंट्राडे काम करें, कॉल्स और पुट का जो भी आपको करना है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ऑलरेडी वैसे भी थोड़ा कमजोर था। कल बैंक निफ्टी के अंदर पहले प्रेशर बना निफ्टी के मुकाबले और थोड़ा ड्रैग कर गया, लेकिन उसकी अच्छी चीज ये थी उसने 45,500 का अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा। देखिए, 2 सपोर्ट थे, 21,800 का था बैंक निफ्टी का, वो टूट गया, बट बैंक निफ्टी का 45,500 नहीं टूटा। तो इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा रोल प्ले करना होगा। अगर वो आज अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि एमपीसी की बैठक भी सीधा बैंकिंग से ही जुड़ी हुई है, अगर वो रोल प्ले करता है तो बाजार कहीं नहीं जाएगा। बाजार मार्केट में एक रेंज में काम करेगा, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिए, वहां पे आपको ज्यादा ट्रेड मिलेंगे। पुट कॉल रेशियो, एफआईएस का डाटा सब इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट स्टिल इन द रेंज, और ये रेंज एमपीसी की बैठक के साथ ही खत्म होगी। टिल 2-4 दिन के लिए 45,500 और ऊपर जाके 46,000, और सेम विद निफ्टी 21,500 ऊपर जाके 22,000, इसी रेंज में ट्रेड होंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया रिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो समराइज करें अगर, तो 2-3 जो बड़ी बातें निकल कर आ रही है वो ये कि कोई बड़ी पोजीशन नहीं लेके जाएं, ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही ट्रेड करें, और एमपीसी की बैठक तक बाजार छोटे रेंज में ही रहेगा, कुछ बड़ा रेंज यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, उस पर आप नजर रखिए, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। लेकिन ऐसे बाजार में ट्रेड कहाँ पर करें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ रणनीति देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, इस मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी अपने बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर कि इंडेक्स में जिस तरीके से लास्ट फ्राइडे हमने देखा था कि मार्केट में हाई जरूर बने बट सस्टेन नहीं हुए, उसके बाद से कल का सेशन भी थोड़ा सा लैकलस्टर ही रहा। लास्ट हाफ एन आवर में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो यही इंडिकेशन है कि अभी हम जल्दी में नहीं है एक डायरेक्शनल मूव के लिए, तो कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू करेगा बाजार में। तो इस टाइम पे मेरे सबसे इंडेक्स से ज्यादा बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे ही फोकस करें, बोथ इन निफ्टी एंड बैंकिंग इंडेक्स। और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम होगा फ्रॉम दी ऑटो स्पेस अशोक लेलैंड, जहाँ पे कि अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। कल नंबर्स भी आए, उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अब अच्छी रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है, तो करीब 190 तक के लेवल्स पॉसिबल है यहाँ पे आपको दिख जाए। 174 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी फार्मा स्पेस सिप्ला। देखिए, फार्मा सेक्टर मुझे लगता है कि फार्मा मेटल ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। तो फार्मा में सिप्ला ने अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है। मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ 1495 तक के टारगेट के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ये है दो राय अजीत की तरफ से। अजीत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अशोक लेलैंड, नतीजे भी आए हैं कंपनी के और नतीजे अच्छे रहे, उस लिहाज से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 190 का होगा टारगेट, और सिप्ला में भी तेजी करने की सलाह 1495 के लक्ष्य के लिए। फोकस करते हैं नतीजों पर और खबरों वाले शेयर्स पर। हमारे साथ आशीषा मौजूद हैं पूरी डिटेल्स के साथ। आशीषा, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजे बताइए, कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन से अहम नतीजे आए?
जी हाँ, सबसे पहले निफ्टी 50 इंडेक्स के नतीजों की बात करते हैं तो भारतीय एयरटेल के नतीजे कल मार्केट आवर्स के बाद आए। अनुमान से कंपेयर करें तो थोड़े से कमज़ोर देखने को मिले भारतीय एयरटेल के नतीजे। रेवेन्यूज़ में 2.5% का जंप देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की बात करें तो उसमें भी करीब 2.5% का जंप देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। मार्जिन्स लार्जली स्टेबल रहे। इंडियन ऑपरेशंस में इस क्वार्टर में काफ़ी मजबूती देखने को मिली, लेकिन अफ्रीका ऑपरेशंस में कमजोरी देखने को मिली, जिसके चलते ओवरऑल कंसोलिडेटेड नतीजे थोड़े से अनुमान से कमजोर थे। इसके अलावा F&O रिजल्ट्स की भी बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले टाटा केमिकल्स की बात करेंगे। उसके भी नतीजे अनुमान से काफ़ी कमज़ोर थे इस तिमाही में। रेवेन्यूज़ याद रखें सोडा ऐश प्राइसेस घटे थे इस क्वार्टर में, जिसके चलते रेवेन्यूज़ पर इम्पैक्ट देखने को मिला इस क्वार्टर में। इसके साथ ही साथ वॉल्यूम्स में भी कमज़ोरी थी, जिसके चलते परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में काफ़ी सबड्यूड रहा है। रेवेन्यूज़ में 6.5% का फॉल देखने को मिला सिक्वेंशियल बेसिस पर। इसके अलावा मार्जिन्स की बात करें तो वो भी सबड्यूड थे और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 61% का फॉल देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। तो ऑल इन ऑल टाटा केमिकल्स के नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। इसके अलावा अशोक लेलैंड की बात करते हैं, इसके नतीजे काफ़ी अच्छे थे तीसरी तिमाही में। रेवेन्यूज़ में 2.7% का ग्रोथ देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स 12% पे आए हैं वर्सेस 8.8% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मार्जिन्स में करीब 300 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन देखने को मिला। ऑल इन ऑल अशोक लेलैंड के नतीजे काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा कैश मार्केट की बात करें तो सबसे पहले BSE की बात करेंगे। काफ़ी अच्छे नतीजे आए हैं। रेवेन्यूज़ में 82% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। मार्जिन्स 24.7% वर्सेस 19.7% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स BSE के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। इस स्टॉक पर आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पैराडीप फॉस्फेट्स की बात हैं, नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे। रेवेन्यूज़ में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 41% का डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 10.9% पे रिपोर्ट किए हैं, थोड़ा सा एक्सपेंशन देखने को मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में भी 40% का फॉल देखने को मिला। ऑल इन ऑल पैराडीप फॉस्फेट्स के नतीजे काफ़ी कमज़ोर दिखे। लास्ट में सुवेन फार्मा की बात करेंगे, इसके भी नतीजे काफ़ी कमज़ोर थे इस तिमाही में। रेवेन्यूज़ में 38% का फॉल, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 56% का फॉल देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। सुवेन फार्मा में आज नेगेटिव एक्शन कमजोर नतीजों के दम पर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हैं कुछ नतीजे, इस पर आज फोकस रहेगा। आशीषा, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स भी बताइए। जी हाँ, सबसे पहले HDFC बैंक और इंडसइंड बैंक की बात करेंगे। लेट नाइट ये खबर आई थी, RBI से अप्रूवल मिली है HDFC बैंक को। अब HDFC बैंक इंडसइंड बैंक में 9.99% स्टेक खरीद सकता है। बड़ी डेवलपमेंट है, जिसके चलते इंडसइंड बैंक पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा IEX के ऑपरेशनल अपडेट्स आए थे, काफ़ी अच्छे अपडेट्स है। 10,893 MU का वॉल्यूम्स रिपोर्ट किया है, जो करीब 26% का ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और फर्स्ट क्वार्टर के वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा था। ऑल इन ऑल ऑपरेशनल डेटा काफ़ी अच्छा आया है, जिसके चलते IEX पर आज स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा श्री सीमेंट की बात करते हैं तो कल कुछ रिपोर्ट्स आए थे, जिनके मुताबिक कंपनी को इनकम टैक्स डिमांड की नोटिस मिली है, लेकिन कंपनी ने अब एक्सचेंजेस को क्लैरिफाई किया है कि कंपनी को शो कॉज नोटिस तो मिली है, जिसका कंपनी हमेशा से ही रिप्लाई देती आई है, लेकिन कंपनी को अभी तक इनकम टैक्स डिमांड की नोटिस नहीं मिली है। तो बड़ा क्लैरिफिकेशन आता हुआ नजर आया। शायद पॉजिटिव एक्शन श्री सीमेंट में कल के लॉसेस को रिवर्सल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कोफोर्ज की बात करते हैं तो जेफरीज ने कोफोर्ज के मैनेजमेंट के साथ बातचीत की और कुछ इंपॉर्टेंट टेक अवेज आते हुए नजर आए हैं। उनका मानना है कि डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी कमजोर है। FY25 में भी म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन तो देखने को मिलेगा, लेकिन ऑल इन ऑल डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी कमजोर है और रेवेन्यू ग्रोथ भी FY25 में म्यूटेड रह सकता है। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंसेज पर भी अपनी नजर रखें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 9 फरवरी को, जहां बाईबैक कंसिडर किया जाएगा। तो पॉजिटिव अनाउंसमेंट जाइडस लाइफ साइंसेज में आज पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। लास्ट में शिल्पा मेडिकेयर की बात करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 8 फरवरी को बैठक है, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, तो इसमें भी एक्शन देखने को मिलेगा।
ओके, थैंक यू आशीषा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट हमारे लिए लेकर आने के लिए। तो ये कुछ अहम खबरें और नतीजे अभी आपको आशीषा बता रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स पर। और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। सोने में एक दबाव देखने को मिल रहा है, अब यहाँ से चाल कैसी रह सकती है? जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स 104 से ऊपर ट्रेड हो रहा है और ये बेयरिश ट्रिगर है गोल्ड के लिए। मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 62,750 के करीब एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट होगा 62,500 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,825 का। ग्रेजुअली लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार 62,200 के करीब यहाँ पे आ सकता है, तो ये भी थोड़ा सा मंदा हो सकता है गोल्ड के लिए। ओके, तो ये है सलाह गोल्ड पर। क्रूड में क्या करें वंदना? क्रूड में आज मुझे थोड़ी सी रिकवरी लग रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे कुछ सेंट्स अप ये ट्रेड कर रहा है, करीब 18 सेंट्स अप। तो ये रिफ्लेक्ट होगा एमसीएक्स के क्रूड में भी, और मुझे लग रहा है कि 6085 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, क्योंकि काफी साइड आ गया है मार्केट। यहाँ पे टारगेट होगा 6160 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 6065 का। ओके, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है, उसका असर कच्चे तेल की चार्ट पर दिख रहा है और रणनीति आपको वंदना ने अभी बताई। और वंदना, आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स पर। वहां पर आप ट्रेड कहाँ देख रही हैं? बेस मेटल में इनिशियली हम थोड़ा सा रिकवरी आते हुए देख सकते हैं, लेकिन चाइना से पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे लगातार हम लोग प्रेशर नहीं आता हुआ इस कमोडिटी को देख रहे हैं, इस काउंटर को पूरे। मेरे ख्याल से थोड़ा सबसाइड आता है तो सेलेक्ट हाई की स्ट्रैटेजी रहेगी। कॉपर में 718 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 713 का टारगेट रखना होगा। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब 720 का होना चाहिए। ओके, थैंक यू वंदना आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड में बिकवाली करके चलिए 62,500 पर। कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह 713 के लक्ष्य के लिए। अब बात करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। हमारे साथ गौरव मौजूद हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। हाँ, तो सबसे पहले अगर ब्रोकरेजेस की बात करें तो बात करते हैं अपडेटर सर्विसेज की, जहाँ पे इन्वेस्टेक का मानना यह है कि कहीं पे आगे जाके कंपनी जो है अपने मार्जिन सस्टेन कर पाएगी और उसके लिए वो एक नीश सेगमेंट में जाने की एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हैं और इसके लिए वो एक्विजिशंस के थ्रू एक नीश सेगमेंट मार्केट में टैप कर रहे हैं। और इसी के चलते हुए हमें पैट और रेवेन्यूज़ में कहीं पे 20% और 67% का केगर ग्रोथ देखने को मिल सकता है अगले कुछ सालों में। और इसीलिए उन्होंने इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस दे रखा है 425 रुपीज़ पर शेयर। अगला अगर हम बात करें तो वो है वरुण बेवरेजेस, यहाँ पे हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर बात करें तो सीजनली थोड़े लो थे, बट CY23 जो है वो वरुण बेवरेजेस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। आगे जाके जेफरीज का मानना ये है कि डेट लेवल जो है वो कहीं पे ज़्यादा ही रहेंगे वरुण बेवरेजेस के लिए, क्योंकि उनका कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान है। 45% से कैपेसिटी एक्सपांड होने की काफ़ी सारे चांसेस है CY24 में। एंड इसी के चलते हुए उन्होंने बाय रेटिंग जो है वो बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 1480 रुपीज़ का दे रखा है। अगली अगर हम बात करें तो वो है अशोक लेलैंड, जहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं और जेफरीज के हिसाब से ये जो बीट हमने देखा है वो मार्जिन में, वो जेफरीज के एस्टिमेट से ज़्यादा था। मार्जिन में जो नंबर्स आए हैं वो एबिटा पर व्हीकल जो है वो भी एक ऑल टाइम हाई लेवल पे देखने को मिला है और आगे जाके बेटर रियलाइजेशन और हायर कॉस्ट सेविंग जो है कंपनी के तरफ से जो लिया जा रहा है और इसी के चलते हुए हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिल सकता है Q3 में। और इसीलिए उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 210 रुपीज़ का दे रखा है। अगली अगर हम बात करें तो वो है इंडिया स्ट्रैटेजी, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का मानना यह है कि इंडिया का इक्विटी मार्केट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा आगे जाते हुए भी। और ये जो बुल रन हम देखने को मिल रहा है वो बजट की वजह से और एक पुश मिला है इस बुल रन को। आगे जाके उनका मानना यह है कि मैक्रो ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा फेवर में है इंडियन मार्केट के लेके और इसी के चलते हुए उनका अगर प्रेफरेंस देखा जाए तो सबसे पहले वो सिक्लिकल्स को प्रेफर करेंगे, उसके बाद आते हैं डिफेंसिव्स और लार्ज कैप स्टॉक्स और लास्टली वो प्रेफर करेंगे स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। इसी नोट को अगर हम देखने को जाए तो फिलहाल के लिए उन्होंने ओवरवेट रखा है अपना व्यू जो है वो फाइनेंशियल्स में, टेक्नोलॉजी में, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में और इंडस्ट्रियल्स में, और अंडरवेट किया है बाकी सब सेक्टर्स को। तो ओवरऑल जो मॉर्गन स्टैनली का भी एक व्यू आ रहा है वो काफ़ी बुलिश आते हुए देखने को मिल रहा है इंडियन मार्केट्स के लिए। तो देखते हैं कि ये सब व्यू कैसे पैन आउट करते हैं और ये सेक्टर्स जो है वो कैसे स्पेसिफिकली परफॉर्म करते हैं आने वाले टाइम में।
ओके, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ की। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स ने कॉल्स भेजी हैं, आज आप कहां पर नज़र रख सकते हैं। तनीषा एकेडमी की तरफ से पहला जो कॉल आया है वो है टाटा स्टील पर खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं 145 से 148 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 137 का और एसबीआई में बिकवाली करने की सलाह है। कल सरकारी बैंकों में दबाव था, आखिरी कुछ घंटों में दबाव बढ़ा और 642 के नीचे अगर एसबीआई आपको मिले तो आप बिकवाली करके चलिए। 630 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 648 का। जेम फाइनेंस की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है ल्यूपिन, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय। टारगेट होगा 1610 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1497 का और इनकी भी दूसरी कॉल्स में बैंकिंग स्टॉक में बिकवाली करने की सलाह है। इंडसइंड बैंक में बेच के चलिए, 1472 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1564 का। और आखिर में एक्सिस सिक्योरिटीज ने टाटा पावर में खरीदने की सलाह दी है, 388 का स्टॉप लॉस, टारगेट 405 से 409 का देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कल 7% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। नतीजों के बाद हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़े थे। अगले टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 635 के इस स्टॉक के लिए और स्टॉप लॉस होगा 595 का। काफी मिले जुले व्यूज आ रहे हैं और बैंकिंग स्टॉक्स आज भी कमजोर लग रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, इसलिए वहां पर बिकवाली करने की सलाह आ रही है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना